हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान है, चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, लेक्चर 3 है। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, पादप हार्मोन्स एवं ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है जंतुओं एवं पादपों में रासायनिक समन्वय, यानी कि जो जंतु एवं पादप होते हैं उनमें रासायनिक समन्वय कैसे होता है। अभी उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। तीव्र संचरण के लिए तंत्रिका तंत्र एक आधार होता है, यानी कि जिससे क्या होते हैं, जो हमारे आवेग उत्पन्न होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन जो उत्पन्न होता है हमारे बॉडी में, उसका बहुत ही तीव्र होता है, जिसमें विद्युत आवेगों द्वारा संचरण तीव्र गति से होता है। परंतु विद्युत आवेग के उपयोग द्वारा तंत्रिका समन्वय की अपनी सीमाएं होती हैं, यानी कि जो विद्युत आवेग चलता है तंत्रिका जो होती है उसमें क्या करते हैं, उसका भी एक सीमा होता है। हर एक चीज़ का सीमा होता है, यानी कि वो कोई भी चीज़ हो उसका एक लिमिटेशन होता है। कुछ एक अपर लिमिटेशन या लोअर लिमिटेशन होता है, तो उसके आगे जो वो काम नहीं कर सकता। तो इन्हीं सब को देखते हुए रासायनिक समन्वय भी होता है। इसके अलावा जिससे क्या होती है, अनुक्रिया हमारी तीव्र हो जाती है, यानी जो प्रतिक्रिया रिएक्शन होता है बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो आगे देखते हैं, विद्युत आवेग केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं जो तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ी होती हैं। ये भी एक फैक्टर होता है, यानी कि जो हमारे जो अनुक्रियाएं पहुंचती हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए बॉडी में जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं, अगर वो जहाँ तक दौड़ी हुई है वहीं तक तो काम करेगा। मान लीजिए पाइप, आप इसको उदाहरण समझिए, मान लीजिए किसी 4 घर में आपको पानी देना है, तो आप अगर 3 ही घर में पानी पाइपलाइन आप बिछाए हुए हैं तो क्या चौथे घर में पहुंचेगा? नहीं ना। तो ऐसे ही तंत्रिका तंत्र जहाँ तक फैला हुआ है वहीं तक आपका रिएक्शन होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इस प्रकार विद्युत आवेग शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि जहाँ तक है तंत्रिकाएं वहीं तक पहुंचेगा विद्युत आवेग। इस समस्या के समाधान के लिए अधिकांश बहुकोशिकीय जीव जंतु अन्य संसाधनों जैसे रसायन का प्रयोग करके रासायनिक समन्वय करते हैं, इन्हीं सब से बचने के लिए। इस तरह से शॉर्ट में समझ सकते हैं कि यदि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं विद्युत आवेग उत्पन्न करने के साथ अगर रासायनिक पदार्थ भी उत्पन्न करें आपस में, और वो जो रासायनिक पदार्थ है हमारी शरीर में बॉडी में तुरंत ही फैल जाए, यानी विसरित हो जाए, तो इससे क्या होगा, जो हमारी अनुक्रिया होगी वो बहुत ही तीव्र होगी और विसरण होने में टाइम कम लगता है, लेस देन मोर होता है। यानी जब टाइम कम लगेगा तो उसमें क्या करें, रिएक्शन भी बहुत तीव्र गति से होता है। तो क्या है, जो कोशिकाएं हमारे रासायनिक पदार्थ को उत्पन्न करती हैं वही क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। और इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा जो समन्वय होता है शरीर में, रासायनिक समन्वय कहलाता है। यानी इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो रासायनिक पदार्थ द्वारा हमारे शरीर या प्लांट में जितने भी समन्वय किए जाते हैं, नियंत्रण किए जाते हैं, रासायनिक समन्वय कहलाता है। अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में प्रकार समझ सकते हैं कि यानी जो जंतु होते हैं, यानी कि ह्यूमन होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और विशेष संवेदी अंग भी होते हैं, जैसे नाक, कान, त्वचा, जितने भी ये संवेदी अंग होते हैं। लेकिन आपको क्या प्लांट में दिखता है? नहीं दिखता, पौधों में नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उनमें रासायनिक समन्वय देखा जा सकता है। इनके प्रति अनुक्रिया, अभी आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि छुई मुई का जो पौधा होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है उसको आप छूते हैं, क्या कहता है, वो सिकुड़ने लगता है। तो वो क्या है, वो एक समन्वय है, वो अपने आप को दूसरे व्यक्ति के हानि से पहुंचने से बचाते हैं। तो ये क्या है, ये एक समन्वय है। कह सकते हैं नन्हा पौधा जो होता है उसकी जड़ नीचे की ओर जाता है, लेकिन अगर प्रकाश जिस तरफ है उसका जो आगे ऊपर का सिरा होता है वो प्रकाश की ओर ही अग्रसर होता है, यानी ऊपर की ओर जाता है। और इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक अंधेरे बंद कमरे में आप एक पौधा लगा के गमले में रख दीजिए, तो क्या देखेंगे कि रूम में एक खिड़की या विंडो है, तो अगर उस तरफ से प्रकाश आ रहा है तो वो क्या करेगा, जो पौधा का अंकुरित भाग है ऊपर की ओर वो विंडो की ओर या खिड़की की ओर मुड़ जाता है। लेकिन जो पौधा के नीचे की जड़ है वो नीचे की ओर मिट्टी में धंसता है। तो ये एक प्रकार का समन्वय ही है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन्स। अगला टॉपिक कौन सा है? प्लांट हार्मोन।
पौधों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। यह वृद्धि नियामक होते हैं, यानी कि यह वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष प्रकार के होते हैं पादपों में, और यह वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, देखिए यहाँ पे नोट्स है। पादप हार्मोन्स वे जटिल पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यानी कि जो पादप हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि पेड़ पौधों के क्या विशिष्ट स्थानों पर, हर स्थानों पर ये नहीं बनते। जैसे ह्यूमन बॉडी है या एनिमल है, उसमें जो रासायनिक पदार्थ है हर जगह हर कोशिका में बनते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं, पाद यानी प्लांटों में, उसमें क्या हार्मोन्स एक विशिष्ट स्थान पर बनते हैं। जैसे टॉप पे बनेगा, यानी कि जो सबसे ऊपर की तना होता है उसमें बनता है, या नीचे बनता है, मतलब कोई एक ऐसा विशिष्ट स्थान होगा जहाँ पर हार्मोन्स बनता है। अब ये क्या करते हैं, यही नहीं, जो पादप हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, संवहन ऊतकों द्वारा, जो ऊतक होते हैं यानी टिश्यू होते हैं प्लांट में, उनके द्वारा क्या कहते हैं विभिन्न भागों में जाके संचरित होते हैं। अब इसके लिए क्या, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यानी मान लीजिए आप एक समरसेबल है एक स्थान पे, वहाँ पे 4 घर हैं, तो उनके लिए अगर पानी आपको पहुँचाना है, पानी आपको समझ लीजिए रासायनिक पदार्थ है, तो क्या करेंगे, वो पाइपलाइन के द्वारा ही पहुँचेंगे ना। तो ऐसे यहाँ पे प्लांट में यानी पौधों में क्या करते हैं, टिश्यू होते हैं, पाइपलाइन का कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स को ले जाते हैं हर स्थान पे, हार्मोन्स को हर स्थान पे ले जाते हैं, जो पेड़ पौधों के गति को नियंत्रित या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ऑलमोस्ट गति तो होती नहीं है, तो वृद्धि को ही नियंत्रित करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है, हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टर्लिंग ने सन 1906 में किया था। कौन से वैज्ञानिक, यहाँ पे देख सकते हैं, स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1906 में किया था हार्मोन शब्द का प्रयोग। पादप हार्मोन्स मुख्यतः विभजोतक कोशिकाओं तथा नई उगती पत्तियों एवं फलों में बनते हैं। अब इसको जान लेते हैं कि पादप हार्मोन्स बनते कहाँ हैं। विभजोतक कोशिकाओं और नई उगती पत्तियों एवं फलों में बनते हैं, यानी जो नए होते हैं, नए फल या पत्तियां आती हैं, उन्हीं में पादप हार्मोन्स बनते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पादप हार्मोन्स की मुख्य विशेषताएं, यानी मेन फीचर ऑफ प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। तो पहला विशेषता पादप हार्मोन्स की यह है, यह जड़, तना व कलिका के शीर्षस्थ विभजोतक में बनते हैं, यानी कि जो जड़ होता है उसके सबसे शीर्ष भाग में बनते हैं, और जो तना होता है उसके सबसे शीर्ष भाग में, और जो कलिका होती है उसके सबसे शीर्ष विभजोतक भाग में बनते हैं, तथा फ्लोएम में होकर अन्य अंगों में पहुंचते हैं। यानी कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम प्लांट जो होता है, यानी पौधों में कोई भी चीज़ संचरित करता है वो कौन सा कहलाता है, वो फ्लोएम कहलाता है। यानी फ्लोएम ही ऐसा पदार्थ है जो प्लांट में संचरित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसके गति करता रहता है। तो फ्लोएम के माध्यम से जो हार्मोन्स होते हैं वो पादप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और वृद्धि का नियंत्रण करते हैं पहुंचकर। फिर सेकेंड पॉइंट है, इन्हें पौधों से निष्कासित किया जा सकता है, यानी जो पादप हार्मोन्स है उन्हें पौधों से अलग किया जा सकता है। आप चाहें तो उनको पौधों से अलग कर दे सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, ये पादप वृद्धि तथा वृद्धिरोधक को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो वृद्धि भी करवाते हैं और वृद्धि को रोकते भी हैं, यानी कि दोनों में कार्य करते हैं। फिर 4 पॉइंट है, सामान्य से कम या अधिक मात्रा होने पर इनका उल्टा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अगर वृद्धि वाला हार्मोन से ज़्यादा हो गया तो उसका वृद्धि नहीं होगा, यानी कि प्लांट छोटा रह जाएगा, नाटा रह जाएगा। तो हार्मोन एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। ऐसे मनुष्य में भी होता है, निश्चित मात्रा में अगर इंसुलिन नहीं पाया जाता, अगर इंसुलिन अधिक मात्रा में हो जाता है तो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है मनुष्य। तो ये सभी अपना एक लिमिटेशन होता है। फिर अगला पॉइंट है, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावशील होते हैं, यानी कि बहुत थोड़ा ही मात्रा में हार्मोन्स होते हैं लेकिन बहुत ही अधिक प्रभावशील दिखाई देते हैं। यानी कि थोड़ी ही मात्रा में, जैसे
इंजेक्शन अगर थोड़ी ही दिया जाता है, कम बहुत ही मिनी एमएल में दिया जाता है, फिर भी कारगिल होता है, यानी काम करता है। तो वैसे ही पादप हार्मोन बहुत कम ही मात्रा में अधिक कारगिल साबित होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, यानी जो पादप हार्मोन्स है उनका वर्गीकरण देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वृद्धि प्रवर्धक। दो प्रकार का होता है, एक वृद्धि प्रवर्धक यानी जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो वृद्धि को बढ़ाते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, ये सभी हार्मोन्स क्या हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहलाते हैं, यानी कि ये वृद्धि को बढ़ाते हैं। पादप में अगर ये प्रेजेंट हैं यानी उपस्थित हैं तो ये पौधे को वृद्धि की ओर अग्रसित करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है वृद्धि निरोधक, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो वृद्धि को कम करते हैं वृद्धि निरोधक कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं सेकंड नंबर के वृद्धि निरोधक का कौन कौन सा है। एब्सिसिक अम्ल एथिलीन होता है। और फिर अगला टॉपिक हमारा है हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा हार्मोन्स है, ऑक्सिन्स। पादप हार्मोन्सों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन्स ऑक्सिन्स हार्मोन्स होता है। ये सबसे नोट करके रखिएगा फ्रेंड दिमाग में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में कि वह कौन सा हार्मोन्स है जो सबसे अधिक उपयोगी और आवश्यकता होता है पादप के लिए। तो कौन सा हार्मोन्स है, ऑक्सिन्स हार्मोन। यह पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ऑक्सिन्स हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। यह मुख्यतः कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स, यानी ऑक्सिन्स के उपयोग क्या है इसको देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सिन्स के उपयोग। पहला है अनुवर्तन गतियों में, यानी ऑक्सिन का उपयोग अनुवर्तन गतियों में होता है। शीर्ष प्रभाविता में, जो शीर्ष को प्रभावित करता है उसमें होता है। कायिक जनन में और फलों के विलगन को रोकने में, यानी फलों के विलगन यानी कि ऑक्सिन्स जो होता है, ऑक्सिन्स जो होता है हार्मोन्स यदि प्लांट में उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो जो फल होते हैं उन जो पौधों से गिर जाते हैं वो गिरते नहीं हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ही मोस्ट है प्लांट के लिए। ऊतक व अंगों का भिन्नन में, यानी कि जो ऊतक होते हैं उनको भिन्न करने में। पुष्पन में, यानी कि फल कैसे आते हैं पौधों में, सबसे पहले पुष्प लगता है। तो पुष्प कैसे लगता है, जब ऑक्सीजन पौधे में उपस्थित होता है। ऑक्सीजन हार्मोन उपस्थित होगा तो पौधों में फल आते हैं। फिर आगे चलते हैं ऑक्सीजन के उदाहरण। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन के उदाहरण कौन कौन से हार्मोन्स है ऑक्सीजन के अंतर्गत। तो इंडोल एसिटिक अम्ल होता है। सेकेंड पॉइंट है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल होता है। फिर थर्ड पॉइंट है इंडोल 3 पाइरुविक अम्ल होता है। फिर अगला पॉइंट है बीटा नेफ्थिलीन एसिटिक अम्ल है। 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक अम्ल अगला पॉइंट है। अगला हार्मोन हम देखेंगे जिबरेलिन। जिबरेलिन यह पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनता है तथा इसके सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। जो जिबरेलिन नामक हार्मोन होता है ये पौधों के सबसे ऊपरी सिरों पे तथा भ्रूण में बनता है, यानी सबसे जो ऊपर का सिरा होता है उस पर बनता है, टॉप पे बनता है। इसके सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। जो जिबरेलिन है सबसे ऊपर बनता है और यह जो भाग होता है प्लांट के सभी भागों के क्या वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी खोज फार्मोसा में धान के खेत में हुई थी, यानी फार्मोसा में, एक फार्मोसा नामक स्थान है जहाँ पे धान की खेती में हुई थी, जहाँ एक फफूंद से संक्रमित धान के पौधे सामान्य पौधों से अधिक लंबे थे। यानी कि इसकी खोज कैसे जिबरेलिन की गई, जो फार्मोसा नामक स्थान है वहाँ पे एक धान की खेती की गई थी। उसमें कुछ पौधे ऐसे थे जहाँ फफूंद से संक्रमित थे और वो अधिक लंबाई में, साधारण जो पौधे थे उनसे अधिक लंबा थे, तो वहीं से इसको पाया गया था जिबरेलिन का। याबुता एवं अयासी फफूंद के पदार्थ को अलग किया गया। अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन, यानी कि जिबरेलिन के उपयोग कहाँ कहाँ है इनको देखेंगे। पहला पॉइंट है कोशिका दीर्घीकरण में, पुष्पन के प्रकाश दीप्ति काल में, अनिकेश फलन में, प्रसुप्ति काल में, आकार में वृद्धि। अगला टॉपिक है नोट फ्रेम, ध्यान से देखिएगा। जिबरेलिन शैवाल कवक से मिलकर पुष्पी पादपों तक सभी में पाया जाता है, यानी कि जिबरेलिन कौन कौन से पौधों में पाया जाता है ये सभी दिखाया गया है इसमें
यानी जिबरेलियन शैवाल कवक से लेकर पुष्पी पादपों तक सभी में पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।